नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे रात्रि प्रवास जनता से संवाद की। देश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते रहते हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं कि बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2027 की तैयारियों में लग गई है। 2027 विधानसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर आने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठक हुई है, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई। धामी ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए एक और कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों के फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं निर्णय सरकार का अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छा होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय इन्होंने वैसे सचिवों को और साथ ही साथ अपने मंत्रियों को प्रवास के आदेश तो दिए थे, लेकिन इनका पालन तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये चुनावी मोड में 27 में चुनावी मोड में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनकी थू मची हुई है, खासकर भाजपा की, तो ये फिर उस छवि को सुधारने के लिए एक सगुफा फिर से जनता के मध्य छोड़ रहे हैं कि सचिव से लेकर मंत्री संतरी से लेकर नौकरशाह गाँव में प्रवास करें। बहुत अच्छी बात है, प्रवास करिए, लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको गांवों से लेकर उनको हल करने का भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेसी अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने देहरादून का पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के फाइनल से पहले झटका दे दिया। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी को यूके SSSC का परीक्षा घोटाले को लेकर अन्य फर्जीवाड़े पर घेरा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जाने की बात कर रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है, तो क्या मान लें कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी?
मुख्यमंत्री धामी ने अब अपने कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने दल के विधायकों से ये निवेदन किया है कि वो गांव-गांव जाएं और प्रवास करें और जनता के दुख दर्द को साझा करें, उनको बांटें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, 4 साल तक आपके सारे मंत्री नदारद रहे। अभी 4 दिन पहले ही आपने सचिवालय से निवेदन किया अपने मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करिए, जनता की दुश्वारियां परेशानियां सुना करिए। क्या होगा उस राज्य का जहां एक मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करना पड़ रहा है अपने आधे मंत्रिमंडल से, आधा खाली है, जो भरे हुए हैं वो ना सचिवालय में बैठते हैं, ना विधानसभा में बैठते हैं, ना घर में पाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। तो अब जब 4 साल बीत गए और आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंके रखा, तो चला चली की विदाई की बेला में अब आपको पता है 27 में चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता की सुध लेने आप जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास के कार्यक्रम अपने संगठन के नेताओं को और सरकार में हमारे जो लोग हैं उनको देती रही है, और ये एक टास्क रहा है कि लोग जाएं किसी गांव में, किसी खेत खलिहान में, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में रात्रि विश्राम करें, उन्हीं का जैसा खाएं, उन्हीं का जैसा पहने, उन्हीं के जैसे जो है सोने की व्यवस्था हो, बातचीत हो, और स्थानीय स्तर पर क्या क्या लोगों के जीवन में दिक्कतें हैं और क्या गुणात्मक परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, इस पर उनके सुझाव हों। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है एक आह्वान किया है। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2027 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतरीन बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों में से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आशीष सैनी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। यूकेडी से दीपक रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। आगे अन्य मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले आशीष सैनी जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आशीष जी, कांग्रेस में आखिर अंदरूनी रार कब खत्म होगी? बीजेपी के बारे में हर चुनावी डिबेट, मतलब जब भी हम चुनाव से जुड़ी चर्चा करते हैं, ये कहा जाता है कि बीजेपी एक इलेक्शन मोड में रहती है, वो तैयारियों के मोड में रहती है और हमेशा ही उनकी तैयारियां जारी रहती हैं। यही वजह है कि उन्हें जनता का भरोसा वोट के रूप में मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह से ही इतना परेशान रहती है कि वो चुनाव तक शायद पहुंच ही नहीं पाती। यही वजह है कि दिक्कतें आ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये बात हम विपक्ष के लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन वो हम किस वक्त कहते हैं? जब ये लोग चुनाव जीतने के बाद सरकार में बैठते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और वहां बैठते जब इनसे काम की बात करते हैं, तब बोलते हैं कि अगले चुनाव के मोड में लग जाते हैं। ये चुनाव की तैयारियों के मामले में उतने ही है जितने कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान का है, लेकिन एक सामान्य चुनाव में जितने पैसे की आवश्यकता है खर्च करने की, उससे कई 100 गुना पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, और क्योंकि उसके पीछे का भ्रष्टाचार इनके सामने आता है, इनको भ्रष्टाचार करना, उद्योगपति मित्रों का के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये बार बार जो ये कहना कि ये चुनावी मोड में है, हमें कई बार लगता है कि जिस तरह से मीडिया को इन्होंने शुरू में हम मीडिया को और जो मीडिया संस्थान है उनको प्रभावित करने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों का जब पैसा लगाना शुरू किया, तब हमने कहा कि ये हर वक्त चुनाव के मोड में, वरना सामान्य तौर पर जब मीडिया एक लोकतंत्र का 14वां स्तंभ है, उनके सवाल जनता के सवाल होते हैं और आपको उनके जवाब देने होते हैं यदि आप सत्ता में बैठे हैं, और यदि आप विपक्ष में हैं तो आपके सवाल को मजबूत मीडिया करती है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये रामदेव का जो भ्रष्टाचार है, जब हम इस पर आवाज उठाते हैं तो रामदेव के विज्ञापन कुछ चैनलों पर आने शुरू हो जाते हैं, बीजेपी के लोग उनका पक्ष करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार चुनावी मोड में है। लेकिन हमारा एक कहना है कि लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है और चुनावी मोड है, जब आप लोकतंत्र में अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र जारी होने के बाद जब वो घोषणा पत्र जनता के बीच में जाता है, तो जनता उस घोषणा पत्र पर वोट करती है। आपकी 5 साल की सरकार है तो 5 साल की जो परफॉर्मेंस उस घोषणा पत्र के अनुसार रही है उस पर वोट करती है। लेकिन वर्तमान में जिन चीजों पर मतदान हो रहा है, चुनाव आयोग ने भी जिस तरीके से हेट स्पीच को
स्वीकार करने का काम किया। यदि वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके नाम पर अगर आ रही है तो उस हेटिंग स्पीच को जो स्वीकार किया जाता है तो वही हम कहते हैं कि चुनावी मोड में है। हम जब ये चुनाव एक राज्य में होगा तो उसके अगल बगल के राज्यों में मतदान वाले दिन प्रधानमंत्री की रैली होती है, तो हम कहते हैं कि चुनाव मोड में है। वास्तव में देश की जनता के हित में कभी चुनावी मोड में नहीं होते, ना ये घोषणा पत्र की बात करते। तो इसलिए जो मूल रूप से जो हमारा ये कहने का जो अर्थ है वो ये है कि चुनाव के संबंध में जितनी गड़बड़ियां हैं कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। बहुत सारी चीजें उनको कहने का समय अभी नहीं है, लेकिन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा कि जो वो जनता के काम को करने के बजाय चुनाव को प्राथमिकता देती है, तो इससे देश के जो अर्थव्यवस्था है वो भी कमजोर हो रही है और जो शासन चलाने की जो कार्यशैली है उसकी कमजोरी भी उजागर हो रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अभी भी जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ रविंद्र आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत आप दोनों का भी। सबसे पहले जपेंद्र जी को हम जोड़ लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। जपेंद्र जी, ठीक है, जनता का भरोसा आपको मिल रहा है, लेकिन जनता की शिकायतें भी उतनी ही तेजी के साथ में बढ़ रही हैं और जनता चाहती कि आप चुनावी मोड में रहते हैं, उसके साथ साथ आप जनता की समस्याओं को भी अगर सुने तो शायद आने वाले चुनाव में भी जनता का विश्वास उसी तरीके से आपके साथ बरकरार रहेगा। इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी रार जो है वो उसके लिए मुश्किल रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूती रही है। कई सारे बड़े मामले, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही अलग अलग बयानों को हम ले लें, कई सारे मामले सामने आए जहां पर बीजेपी में भी अंतर कलह है साफ तौर पर पर्दे पर नजर आई। उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में निश्चित तौर से जन भावनाओं के अनुरूप काम कर, नाराजगियां भी रहती हैं क्योंकि 100% में कहीं कोई कमी रह जाती है तो डेफिनेटली वो वर्ग नाराज होगा और उन्हें पूरा नाराज होने का अधिकार है। आखिर उनकी सरकार है, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी अपेक्षा के ऊपर पूरी तरह से काम नहीं हुआ तो उनका अधिकार है हमें चेताने का, और हम उनके इस अधिकार को बाधित भी नहीं करना चाहते और उस पर सुना जाता है। अभी जैसे देखा कि अभी युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद जो मांग थी वो पूरी की गई, सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई। उसके अलावा प्रदेश में जितने भी, चाहे विकास कार्यों की बात कर लीजिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक रिकॉर्ड कार्रवाइयां हुई हैं, या भविष्य की राजनीति के अनुरूप जो उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ हम अगले महीने मनाने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हर निवासी का अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि हम कुछ और बेहतर कर सकते थे तो उसे हम पे नाराज होने का पूरा अधिकार है, और हम उस नाराजगी को बुरा नहीं मानते। हम उस नाराजगी का सम्मान करते हैं और उस नाराजगी के बाद अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और उस कार्यप्रणाली के सुधार के अनुरूप प्रदेश में कुछ अच्छा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है, युवा मुख्यमंत्री करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत दीपक जी आपका भी। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? 27 की तैयारियां काफी तेजी के साथ में चल रही हैं, जनता से संवाद भी शुरू होने की तैयारी है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ये बहुत अच्छी, मुझे लगता है तारीफ करने लायक चीज है कि वो चुनावी मोड में रहते हैं, वो इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से बुनाते हैं। हर वक्त एक चुनाव खत्म नहीं होता, उनकी दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। आप इसे विपक्षी या कह लें सभी विपक्षी इसको नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं? मुझे लगता है ये चीज तो विपक्षी दलों को भी इस दल से जरूर सीखनी चाहिए। अच्छा बुरा नीतियों को लेकर आप 100 सवाल उठाइए, आप अपना विरोधी जो खेमा है उसको मजबूत करिए, लेकिन कम से कम चुनाव में, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अहम है और चुनाव में जीत के माध्यम से ही आप जनता की सेवा करने का दम रख सकते हैं। तो जीत जरूरी है, तो अगर जरूरी है तो उसके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग में क्या दिक्कत है? आप बीजेपी को इसमें नेगेटिव क्यों कहते हैं? मुझे तो लगता है सीखना चाहिए सभी दलों को। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से यदि आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जो आपने शब्द इस्तेमाल करा इवेंट ऑर्गेनाइज करना और अपनी बात को जनता तक पहुंचाना, आप जहां पर 8,500 10,000 करोड़ की कॉर्पोरेट भारतीय जनता पार्टी है जो समाज सेवा का दावा करती है और 8 से 10,000 करोड़ की पार्टी है, किस प्रकार की समाज सेवा ये पार्टी कर रही है चंदे के रूप में अपने ऊपर, ये तो यही जवाब दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब इतनी भारी संख्या का इनके पास धनबल है
तो निश्चित रूप से जो इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम है ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग प्रायोजित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं और इसमें कोई हमें विपक्ष होने के नाते आपत्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंटों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है इन इवेंट मैनेजमेंटों की, क्यों आवश्यकता पड़ रही है मुख्यमंत्री को ये कहने की, रात्रि प्रवास करने की, पिछले 8 साल से जब भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन कर रही है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि जितनी तेजी से ये आप 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसकी दुगनी तेजी से जो विश्वास खो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आज ही के मैं आपके प्रकरण बता देता हूं, ये वही मुख्यमंत्री है जो नकद जहाज की बात अपने मुंह से कहते थे, ये वही मुख्यमंत्री है जो घुटनों के बल चल के आंदोलनकारी नेताओं के, आंदोलनकारी छात्रों के पास गए, और आज ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हुई है, और आज उस परीक्षा को रद्द कर दिया। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई, सीबीआई की कोई जांच शुरुआत नहीं हुई, क्यों? जब इतने गले फाड़ फाड़ के सारे टीवी चैनलों में आपने कहा कि किसी प्रकार की कोई नकल ही नहीं हुई, सिर्फ 3 पन्ने निकले। स्वयं इनके पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था, अरे कोई बात नहीं है, 3 ही पन्ने गए हैं, रिजल्ट तो मैं बनाता हूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाती है, हम बनाते हैं, इनका यह कहना था। तो आज जिस प्रकार से छवि इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में जिस प्रकार गढ़ी जा रही है, ये गढ़ी है, जिस प्रकार से असंतोष युवाओं के प्रति बढ़ा है, जिस प्रकार से ठेकेदारी प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल से इस प्रदेश को थोपी हुई है, स्थायी नौकरियों के बजाय ठेकेदारी प्रथा में भी चोर बाजारी से, पीछे दरवाजे से अपने लोगों को, अपने चहेतों को नौकरी दिलाने का काम इस प्रदेश में किया है गरिमा जी, उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल पहले ये तैयारी करनी पड़ रही है कि आज हम 1.5 साल पहले जब बैठे हुए हैं तब इन्हें इवेंट मैनेजमेंट की याद आ रही है। आपके इवेंट मैनेजमेंट से यदि किसी को नौकरी मिलती है, किसी गरीब का पेट भरता है, तो इवेंट मैनेजमेंट जरूरी है। कल ही मुख्यमंत्री ने बोला किसी स्टेज में, किसी कार्यक्रम में, कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, उस आवास योजना का लाभ यहाँ के गरीबों को दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गरिमा जी, वो लिस्ट निकाल के देखिए और पूछिए कि वो गरीबों के लोग कितने साल से यहाँ पर इस प्रदेश में रह रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनको ये आवास मिल रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें ये आवास आवंटित किए गए हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अपने चहेतों को अपने आवास बांटे हैं, पर क्योंकि किसी ना किसी, कोई ना कोई गरीब जो होगा उसे आवास मिला है, हम उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं, हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वयं मुख्यमंत्री से और स्वयं प्रदेश के अध्यक्ष से, कि आप ही हैं जो कहते हैं औकात इलेक्शन में करिए, औकात आपको दिखा देंगे। ये औकात शब्द कहां से आता है गरिमा जी? ये घमंड का शब्द है। जब आप रावण को अहंकार हो गया था, तो वही अहंकार के शब्दों का इस्तेमाल रावण ने भी किया था। अब भारतीय जनता पार्टी जीवन भर राम राम जपती रही है, और इनके जितने नेता हैं तो रावण जैसे अहंकारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ये माओवादी हैं, तो माओवादियों के आगे घुटने क्यों टेके आपने? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये अगर माओवादी हैं, ये सड़क छाप नेता है, तो सड़क छाप नेता के सामने मुख्यमंत्री घुटने टेक के क्यों गए? ये विषय बनता है, क्योंकि जो हवा चल रही है इस प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दीपक जी ये हवा कहाँ चल रही है? ये हवा इनको उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? इसी हवा की आंधी में बीजेपी उड़ती क्यों नहीं है? ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी के सारे दल एकदम तंबू के साथ चले जाते हैं, और ये जस के तस खड़े हुए हैं सालों से। मैं इनकी पैरवी नहीं कर रही, अभी आप फट से ये कह सकते हैं, लेकिन इस हवा में ये क्यों नहीं उड़ते? ये तो वैसे जस के तस हैं, मजबूत हो रहे हैं, और वोट चोरी से जीत रहे हैं, पूरा चुनाव आयोग भी इनके साथ है, सब इनके साथ है, तब जाके जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दे उठाने का वक्त नहीं है, बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी 27 की तैयारी का वक्त है। इनमें क्या कमियां हैं, अगर इसके बजाय हम में क्या कमियां हैं पर काम किया जाए, तो शायद आप ही मजबूत होंगे। ये इनके लिए खतरा होगा। आप इनकी कमियों से पहले अपनी कमियां ढूंढिए, तो बेहतर होंगी चीजें आपके लिए, और विपक्ष मजबूत होगा, ये हम सब भी चाहते हैं। सैनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपकी बात जरूर सुन। जपिन जी, आपको भी सुनेंगे। पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद जी भी हमारे साथ में काफी देरी से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ लेता है। बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो फिलहाल जिस तरीके से लंबे वक्त से हम देखें, जो आपका खुद मुख्यमंत्री कैंडिडेट था वो भी आपके साथ नहीं रहा, स्थिति थोड़ी विकट है। क्या है उत्तराखंड में फिलहाल आने वाले चुनाव की तैयारी? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा
कि किसी भी राजनीतिक दल का जो कार्य है वो अगर विपक्ष में है तो सरकार के द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उनको देख करके उसमें जनहित में कहां कमी आ रही है उन मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, ये एक राजनीतिक दल का कार्य है। इसके अलावा सभी चुनावों में प्रतिभाग करना, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो जब से भारत देश बना है और देश में राजनीति चल रही है तब से यही सिस्टम है। इसमें हम जो आपने मुझसे पूछा, मैं सीधा बताना चाहूं कि चाहे मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड का हो, चाहे छात्रों के आंदोलन का मामला हो, चाहे कर्मचारियों के संघ का मामला हो, कर्मचारी जो सड़कों पर थे, या अन्य कोई भी ऐसा मामला हो, इसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है पूरा। चाहे वो इसको आप एक आंदोलन का अगर नाम देंगे तो जिस तरह से अंकिता भंडारी का जो मामला था उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्वयं मुझ पर केस लगे, मुझ पर उस दौरान लगभग 11 केस सरकार ने लगाए, जिसके लिए मैं विशेष रूप से भाजपा के प्रवक्ता हैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो बना है, चुनाव लड़ना, चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो जनता तय करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कार्य करती है उसको वो करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दल थे जो कभी कुछ नहीं थे, जिसमें बीजेपी भी एक है। बीजेपी भी सन 84 में जब चुनाव लड़ी तो 2 सीटें इसकी आई थी और बहुत जगह इनकी जमानतें जब्त हुई थी। ऐसे ही आपने देखा होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज का किसी ना किसी प्रदेश में ये हाल है। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो यूपी में कांग्रेस की बहुत खराब दशा है। ऐसे ही साउथ में अगर आप जाएंगे तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कुल मिलाकर देश में अगर ज्यादातर राज्यों की हम बात कर लें, किसकी सरकार है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी आप कह दीजिए, उसके बाद हम जवाब लेंगे जपेंद्र जी से। देखिए, मैं थोड़ा सा दीपक रावत जी की बात में थोड़ा सा अपनी बात जोड़ना चाह रहा था। दरअसल क्या है कि जैसे आपने विषय रखा है कि चुनावी बोर्ड में रहने का, जब हम लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनते हैं और सरकार के विधायक बैठ के अपना मुखिया चुनते हैं, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद लगातार 1 हफ्ते तक माला वाला पहन के अपना स्वागत कराने के बजाय बाद वो वहां पर लोगों के काम करें। राज्य में बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं जो राज्य के किसी भी बड़े दफ्तर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग में बैठ के तय की जा सकती है और सैकड़ों हजारों लोगों का भविष्य तय होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2500 भर्तियां डाइट की में जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर में पूरी होगी, लेकिन धन सिंह रावत जी ने कहा कि हम नियुक्ति निकालेंगे नवंबर में। यानी जो 2500 नए जो छात्र डाइट से ट्रेनिंग लेकर बीटीसी के आ रहे हैं वो उससे बाहर रह जाएंगे। तो उनकी केवल ये इतनी मांग थी कि आप ये भर्ती जनवरी तक के लिए टाल दीजिए। अब क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, सरकार आपने जैसे अभी कहा कि वो जीत रही है लगातार। जीतने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है, जीतने का कारण धार्मिक ध्रुवीकरण है। इसके अलावा कुछ भी चीज इनके खाते में नहीं है। और धार्मिक ध्रुवीकरण भी कैसा, अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं उनके नेता है वो यहाँ आए, पूरी क्या सिर्फ एक कारण से कोई पार्टी इतने राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है? धार्मिक ध्रुवीकरण का जो आपने एक आरोप लगाया, या आपकी ओर से आपको लगता है कि इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ती जा रही है? तो इस धार्मिक ध्रुवीकरण के भ्रम को तोड़ने के लिए आपके पास सालों का वक्त था,
सुनते जाइए, आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, जो बोलना है बोलिएगा। क्या इस धार्मिक ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं था? आप कितने साल से उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से बात कर लेते, सत्ता से बाहर हैं, आप क्या कर रहे थे? आपने जनता के बीच जाकर ये जो यहां बता रहे हैं वहां पर क्यों नहीं बताया कि धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर ये बातें कह रहे हैं? और अभी आप जब अपने जवाब की एंडिंग करेंगे तो आपके जवाब की आखिरी लाइन ये होगी कि अब जो है माहौल बदल रहा है, जनता का मन बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर चुनाव से पहले विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं के हर जवाब की आखिरी लाइन यही होती है, लेकिन ये माहौल बदलता क्यों नहीं? नहीं, पहले तो मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि मेरा अंतिम जवाब ये नहीं होगा। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा सिर्फ। मैंने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर बीजेपी जीत रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण किस लिए कि जब ये धर्म की बात करते हैं, लड़ाई लड़ाने की बात करते हैं, लोगों को भड़काकर उनका शोषण करते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में आ रही थी, उत्तराखंड की जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ था, लेकिन एक बयान इन्होंने हमारे सिर पर चिपका दिया जो हमारा था भी नहीं, वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिरान कलियर में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में नहीं खोली, इन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जाके घर घर जाकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दी। परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ठीक है, सिलेंडर भले ही महंगा हो, बेरोजगारी भले ही फैल रही हो, राज्य सरकार चाहे चारों मोर्चों पर फेल हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है आपको बीजेपी को जिताकर भेज रहे हैं। जब मतगणना हुई तो मतगणना में बीजेपी की सीटें आई। ये बात कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने हर राज्य में महसूस की, ये विपक्षी दलों ने भी महसूस की है कि जब जनता इनके साथ नहीं है तो जीत कैसे रहे। इनकी रैलियां होती है तो लोग उसमें आते नहीं है, और प्रधानमंत्री तक के भाषण सुनने नहीं आते। उसके बाद इनकी जो नाटक नौटंकी लगातार चलती है, जिन हम कहते हैं 5 साल तैयारी चल रही है, उसमें भी लोग इकट्ठे नहीं होते। मैं उदाहरण दूंगा एक और, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जब चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बने और उपचुनाव लड़े, 94% वोट उन्हें बगावत से मिली। 94% वोट हल्की नहीं होती। उसके बाद वो एक जगह स्वागत करने आए जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद और खुद का मंच शेयर किया। कुल मिला के 600-700 लोग भी उपस्थित नहीं थे, सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। अब दूसरी बात बताता हूँ, ये जो चुनाव जीतते हैं वो पोल तो अब खुलिए ना जाकर कि जब तुम्हारे साथ जनता नहीं है तो वोट कहाँ से आ रही है। तो पता लग रहा है कि विधानसभा में 6-6 हजार 8-8 हजार फर्जी वोट बनाए हुए हैं। वो जो फर्जी वोट नए मतदाता के ठीक है, वो आपने जो मुद्दा उठाया वो बिहार चुनाव तक सीमित रहता तो अच्छी बात होती। अब आपके पास एक सेकंड में अभी मेरी लास्ट ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, दूसरा जो फर्जी वोट है वही इसका मूल आधार था। हमने ईवीएम में भी इन्होंने गड़बड़ियां करी। सबसे बड़ी गड़बड़ी चुनाव आयोग ने की है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एनडीए में शामिल होकर भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये वास्तव में बड़ी शर्मनाक बात थी। उसके बाद आप बताइए, घाटे में चल रहे उद्योग, जो बिजनेस यूनिट है, जो कारोबार है, वो घाटे में चल रहे हैं, लेकिन अंबानी और अदानी उन्हें लगातार खरीद रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, आज भी जारी है, टीवी तक मैंने एक जवाब, चलिए सुनिए। एक चीज और कहूंगा कि हमारी जो हार हुई है वो केवल जो वोट चोरी हो रही थी उस पर नजर नहीं रख पाने के कारण हुई। हमारा ध्यान ईवीएम पे रहा या मैं इसके लिए भी आपको ही दोषी ठहराऊंगी। अब सुन लीजिए, मुझे लगता है आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में कई सारे प्रदेशों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और मैं आज आपको एक बार फिर से बता रही हूं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं का वहां पर भी जवाब क्या होगा ये मुझे पता चल चुका है। अगर नतीजे वैसे होते हैं तो मैं ये आम जनता जान चुकी है। अगर वो अभी आपने कहा ना कि वोट चोरी की वजह से हमारे साथ ये सब होता आया, क्यों नहीं पहले पकड़ा? किसने रोका था आपको? अब आपको समझ में आया है? जब 10 साल और सत्ता से बाहर रह लेंगे तब समझेंगे नए मुद्दे क्या हैं, तब समझेंगे कि इन वजहों से हमारी पार्टी बाहर थी। मैं 10 सेकंड का जवाब दूंगा। आपने कहा क्यों नहीं रोका? हाँ। इसलिए नहीं रोका कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की हमारे जब आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देंगे ना तो आप अपने आप को कभी चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे। अरे खुद चैलेंज स्वीकार करिए कि हमें ये करके दिखाना है। आपने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपके पास एक रेडीमेड तैयार बहाना खड़ा है। आप कहीं भी किसी भी चुनाव में हारेंगे, आप सीधा कह देंगे चुनाव आयोग मिला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, फलाना ढिमाका। आपके पास कुछ नहीं बचा, आप मुद्दों से हट गए और चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना आसान है। मेरी बात सुनिए गरिमा जी, क्यों चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं? हर जगह पर चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो फिर तो आपको होप खो देनी चाहिए। आप जवाब दे सके तो आप, सवाल आपसे भी है
सवाल भाजपा के मित्र से भी है। नहीं, जब चुनाव आयोग आपके नजरिए से अगर सत्ता एनडीए में शामिल हो गया, जिन शब्दों का भी सुनिए आशीष जी, अगर आपके हिसाब से चुनाव आयोग एनडीए में शामिल हो गया तो उम्मीदें छोड़ दीजिए फिर। अब आपको कोई उम्मीद बची है क्या? नहीं, अब क्या कोई उम्मीद बची है? बंद कर दीजिए दल को। ये जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके कुछ जिताने काम किया, जब तक आप लोग असली कमियों को, सेल्फ एनालिसिस को नहीं करेंगे, तब तक जो है ना ऐसे रेडीमेड बहाने पेश कर आप डिबेट्स में बच सकते हैं, आप डिबेट्स में बच सकते हैं, एक्सक्यूजेस रख सकते हैं, लेकिन आप जनता के बीच पैठ नहीं बना सकते। आप पार्टी को सत्ता में लेकर नहीं आ सकते, और उसके बिना आपकी पार्टी कुछ नहीं। आप अगर 7-8 सालों से बाहर हैं और अगर इस बार भी चुनाव में बाहर हुए तो आपका दल कहां पहुंच जाएगा, ये आपको सोचना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर तो पहले ही वो चीजें हो रही हैं, प्रदेश स्तर पर भी आप नजर रखिए। जपेन जी क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव आयोग वाली बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है, क्योंकि मुझे लगता है ये बाकी के दल सेल्फ एनालिसिस करते ही नहीं है। ये चर्चा भी कहीं ना कहीं इनके बेहतर भविष्य के लिए ही हो रही है कि कैसे विपक्ष मजबूत हो, ताकि लोकतंत्र को और मजबूती दी जाए। संविधान की दुहाई देना है, संविधान की किताब लेकर लड़ने निकल पड़ना है, लेकिन ये नहीं पता कि चुनाव आयोग जो है उस पर सवाल बस कर दीजिए आप। और अगर जब सवाल उठा ही दिया तो फिर क्यों होप लेकर बैठे हैं कि कभी स्थितियां ठीक होंगी? चुनाव आयोग तो आपके हिसाब से एनडीए का हिस्सा है। गरिमा जी, आपसे एक निवेदन है हमारा, आप इनके मन की अगली लाइन ऑन स्क्रीन मत जनता को बताया कीजिए। अब देखिए, आपने इनकी अच्छी बनी वो अगली लाइन, मैंने ये भी कहा आने वाले राज्यों में जब चुनाव होगा वहां पर क्या आखिरी लाइन होगी वो भी मुझे पता है आज। नहीं, अब वो अगली लाइन पे ये आते काम खत्म हो जाता है, लेकिन आपने इन्हें मुद्दे से भटका दिया। हाँ। तो आप बता दीजिए ना आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष जी आप बीच में नहीं, आपके पास जपेंद्र जी कोई मुद्दा बचा हो, आशीष जी आपके प्रवक्ता 24 घंटे आशीष जी नहीं आशीष जी प्लीज डिबेट मत खराब कीजिए। नहीं जपेन जी आप रुकिए, मैं उनको रोकती हूँ। आशीष जी अभी बहुत देरी आपको बोलने का मौका मिला, प्लीज सर विनती है चुप रहिएगा, बिल्कुल बीच में मत बोलिए, डिबेट मत खराब कीजिए। जपेन जी आप बोलिए, बीच में नहीं, बाद में काउंटर करिएगा। आशीष जी देखिए, हम बीच में नहीं टोकते, हमने तो सिर्फ एक इशारा करा था, आप फिर बढ़ गए। भाई असल में हुआ क्या है, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का दिल चोरी कर लिया। अब उसमें 80% लोगों का तो दिल चुराने में हम सफल हो गए, नीतियों की वजह से, काम की वजह से, अपनी कार्य प्रणाली की वजह से। लेकिन अब जो 20% आप जैसे भाई रह गए हैं, अभी यहाँ हमारे दीपक जी जैसे भाई रह गए हैं, हमारे रविंदर जी जैसे भाई रह गए हैं, तो ये भी कब तक? भाई किसी न किसी दिन तो आप भी तैयार हो जाओगे कि भाई हम भी देश हित की इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। विकासशील भारत तो कांग्रेस ने बना के रखा था 78 सालों से, अब 2046 तक जो विकसित भारत का स्वप्न है, आइए आप भी मिलकर कदम बढ़ाइए, आपका भी स्वागत है। आप क्यों पीछे रहते हैं? कहीं आप फिर ये सोचें, पछताएं कि भैया विकसित होते भारत के पथ पर हम पीछे रह गए। 80% और फिर खुद पार्टी नेताओं के भी शामिल होने की संख्या तो बढ़ ही रही है। आप गरिमा जी, ये इनका वहम है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी दल के साथ आपका मैक्सिमम मास जुड़ जाता है, उनकी पॉलिसीज के साथ, उनकी कार्यप्रणाली के साथ, उनकी शैली के साथ, तो आज देश के बहुसंख्यक लोगों में ये भरोसा जताने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है कि वास्तव में हम अगले 20-25 साल तक विकसित भारत को एक पूर्ण रूप से दुनिया के सामने लाके आने में सक्षम है। और ये जनता भी मानती है कि जहां भाई 70 साल कांग्रेस को दे दिए तो 25-30 साल भाजपा को भी दे दो। हम तो कह रहे हैं कि जितना समय आपने कांग्रेस को दिया उससे आधे से भी हमें कम दे दो, उसका 40% दे दो, तो निश्चित तौर पर 2046 में विकसित भारत दुनिया के पटल पर आने के लिए तैयार खड़ा है। ये रोज के निर्णयों में, रोज की पॉलिसीज में, कार्य प्रणाली में साफ झलक रहा है। और अब जो हमारे ये भाई रह गए हैं, तो हम भी हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करेंगे, आइए आप इस राष्ट्र हित की मुहिम में कदम बढ़ाइए, आप सबका भी स्वागत। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जवाब दिया। रविंद्र आनंद जी का हम रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। रविंद्र जी देखिए, किस एजेंडे पर कोई दल काम कर रहा है ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन अपने लिए वो क्या काम कर रहा है ये प्राइमरी चीज होती है। आप क्या नहीं मानते कि लोकतंत्र में जीत और चुनाव बहुत जरूरी है? अब ऐसा तो है नहीं कि आप समाज सेवा करने निकले हैं, अगर निकले भी हैं, आपकी बहुत अच्छी मंशा है राजनीतिक
लिहाज से भी हम देखें तो समाज सेवा करके भी अगर आपने एक दल बनाया है तो आपकी दिली इच्छा चुनाव में उतरने की जरूर होगी, और जब चुनाव में उतरे तो इसका मतलब जीत चाहिए ही चाहिए। तो जीत के लिए आपने क्या किया, चर्चा उस चीज पर है। आप ये मत बताइए कि इन्होंने जीत के लिए क्या किया, सवाल ये कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। जब आपने एक दल बनाया, आप चुनाव में उतर रहे हैं, तो आपने अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए जन सेवा, जिसका आप कह रहे हैं कि हम भी उतरेंगे, हर कोई ये तो नहीं कह रहा कि हम पार्टी में, हमारी पार्टी सत्ता में आ गई तो हमें अपने लिए घर बनाना है, हमें अपने लिए करना है। हर कोई यही दावे कर रहा है कि हम सत्ता में आ गए, जनता के लिए हमको ये करना है। हर दल के यही दावे हैं, हर कोई जन सरोकार की ही बात कर रहा है। लेकिन कैसे, जब आपका दल सत्ता में ही नहीं आएगा तो कैसे आप ये सपने पूरे कर पाएंगे जो आम जनता को आप दिखा रहे हैं? और उसके लिए आपको लगता है कि प्रदेश स्तर में कम कोई अन्य दल, अभी आम आदमी पार्टी कहां है? मतलब कार्यकर्ता तक एक्टिव नहीं है, नेताओं को तो छोड़ दीजिए, या नेता भी एक्टिव नहीं है। मैंने पहले वाले सवाल में भी यही कहा था कि आपका तो जो खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार था वो भी आज सत्ता पक्ष के साथ है। जी देखिए, सबसे पहले मैं गरिमा जी की कहूंगा कि जो कोई भी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, यूकेडी है, बसपा और भी जितनी पार्टियां हैं, सपा, देखिए सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। बिल्कुल एक विचारधारा है। कुछ लोग संविधान पे चल करके अपनी विचारधारा को लाते हैं, जैसे सपा पार्टी का जो कहना है वो समाजवादी दल को लेकर के चलता है। ऐसी आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के लिए काम करके चलता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी नीतियां मिलती हैं क्योंकि सेकुलरिज्म पर काम करते हैं। लेकिन ये भी एक बदलाव ऐसी कैसे पार्टी हुआ? जो सिर्फ आपने अभी कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की काफी नीतियां मिलती हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशानी के दौरान हुआ था। जी मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, रही हैं, बड़ी बात है। एक पार्टी जो सिर्फ नफरत पर काम करती है, एक पार्टी जो सिर्फ किसी के घर तोड़ करके, बुलडोजर चला करके, मुसलमानों के प्रति अत्याचार को दिखा करके हिंदुओं का वोट लेने का जो कार्य करती है, इस प्रकार की नफरत फैला करके जो पार्टी आगे बढ़ी है, उनका जो इतिहास है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आप जानते हैं ये वो लोग हैं जो देश के आंदोलनकारियों के प्रति मुखबरी करके आगे बढ़े हैं। ये वो लोग हैं जिनको पेंशन मिलती थी अंग्रेजी हुकूमत से। तो मैं तब आपसे कह रहा हूं कि देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, और किस विचारधारा से कौन आगे बढ़ेगा ये तो समय पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, जिस प्रकार से हमने अभी पीछे सुना 30 करोड़ रुपए की एफडी बनाएगी, कहां से आया वो 30 करोड़ रुपया? भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में आज जो कार्यालय हैं, एक भी ऐसा कार्यालय नहीं है जो 10-20 करोड़ का ना हो। इतना पैसा इस पार्टी के पास कहां से आया? अगला सवाल मैं आपसे करता हूं, जो जपेंद्र जी ने कहा, मुझे आप ये बताएं, आज 259 लाख करोड़ का जो कर्ज देश पर है, क्या ये 1,00,000 लाख करोड़ जब हो जाएगा तब ये कह रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा? क्या आज जो जीडीपी गिरती जा रही है, क्या आज जो अमेरिका टैरिफ लगाता जा रहा है, क्या आज जो भारतीयों की हालत पूरे विश्व में खराब हो गई है, जो एनआरआईज है उनको किसी ना किसी तरीके से वहां से भगाया जा रहा है, ये किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं? इनके ही पार्टी के लोग, इनके ही कार्यकर्ता महात्मा गांधी को अनाप शनाप बकते हैं, जिन्होंने आजादी का सबसे आगे बढ़कर के झंडा उठाया। ये वीर सावरकर को मानने वाले लोग, आप इनकी बात करते हैं। देखिए ये विचारधारा ही गलत है। ठीक है, हमने तो अंग्रेजों का भी शासन 300 साल सहा है मैडम, कोई बात नहीं, देखिए सुनिए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि ये लोग पूरी तरह से अंग्रेजों से प्रेरित हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सद्दाम हुसैन का भी हमने एक चैप्टर देखा, मोदी जी का भी चैप्टर देख रहे हैं। सर किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है बहुत ज्यादा ध्यान देना शब्द है मैम, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर, बहुत गलत बात है। चलिए, बहुत गलत बात है ये। प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, इसलिए मुझे लगता है वो चीजें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। टीवी पर आप बैठे हैं सर। चलिए रविंद्र जी, और दूसरा, नहीं, अभी आपने कहा ना, मतलब समय कितनी तेजी के साथ बदलता है, ये समय की बात है। आपकी पार्टी ही जन्मी थी जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीति और हमारी नीति बहुत मिलती जुलती है।
इसको क्या कहा जाए? आपकी पार्टी का नाम आपने खुद एक्सप्लेन किया, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने पूरी बात सुनी, अब पहले आप सुनिए, क्योंकि आपने सद्दाम हुसैन का जिक्र किया इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में टीवी पर बैठकर आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नाम विचारधारा पर सब काम करते हैं। आम आदमी के बीच जाने से किसने रोका था? आम आदमी के बीच जा रहे होते तो आप राज्यों से आपकी सरकार बाहर नहीं हो रही होती। आज आप 100 आरोप लगा लीजिए, मैं उनका पक्ष नहीं रख रही हूँ, आपको यही साउंड कर रहा होगा कि हमारी पार्टी किसके बीच जाएगी, किसके बीच नहीं जाएगी, आप तय करेंगी स्टूडियो में बैठ करके। आपने खुद बताया आपकी पार्टी किसकी पार्टी है। नहीं जाएगी आम आदमी के पीछे। आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आपने अभी 259 करोड़ के कर्ज की गिनती करा दी। रवींद्र जी सुनिए, आपने 259 करोड़ के कर्ज की गिनती करा दी। आपने ये बता दिया कि इनकी पार्टी के, रवींद्र जी सुन लीजिए, रवींद्र जी पहले सुन लीजिए, आपको इनकी पार्टी के कार्यालय 10-10, 20-20 करोड़ के दिखाई देते हैं। आपको अपनी पार्टी के मुखिया का मुख्यमंत्री आवास नहीं दिखाई दिया था। वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री आवास था, वो सिर्फ शर्ट पैंट मफलर आम आदमी का था, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास आम आदमी का नहीं था सर। वो मुख्यमंत्री आवास आम आदमी का नहीं था, जहां करोड़ों के पर्दे लगे हुए थे। तो ये मत गिनाइए कि वो क्या कर रहे हैं। आप अपने पहले गिरेबान में झांकिए, उसके बाद बताइए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और हमें ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आप किस राह पर चलेंगे, या आप डिसाइड कर रहे हैं और उसका जवाब जनता आपको दे रही है। यही वजह है कि दिल्ली से आपको बाहर निकाला गया। आप उस पार्टी को, नफरत फैलाने वाली पार्टी को सही बता रही हैं आप? मैं किसी को सही नहीं बता रही, मैं उनकी वर्किंग स्ट्रेटेजी पर काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना, और आपके कह देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। आप बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, आप सिर्फ मुझ पर बोल रहे हैं। आपने अगर अपने बारे में सोचा होता ना, मुझे छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसको अच्छे से डिफेंड करिए। आज आप अपनी पार्टी की विचारधारा को ही सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप अपनी पार्टी की विचारधारा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आपने कहा आपकी नीति कांग्रेस से मिलती है, भूल गए कि आपका उदय कैसे हुआ। आप भूल गए कि आपका उदय कैसे हुआ। सत्ता में आने के लिए आपने सारे हथकंडे अपना लिए, मगर आपको बावजूद इसके भगा दिया गया। और संविधान पर सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं है, ममता बनर्जी, सपा, बसपा, ये सब संविधान पे चलने वाली पार्टियां हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, बात तो ये है ना कि आप अपनी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी के आम लोगों के बीच जा ही नहीं पा रहे हैं। आप काम ही नहीं कर रहे, आप डिबेट का मुद्दा भी नहीं समझते। आप उसकी वकालत कर रही हैं। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, मैं उसकी वर्किंग स्ट्रेटेजी की वकालत कर रही हूँ। समझिए, आपके लिए समझना बेहतर होगा। और अगर आप अपने ही लिए काम कर रहे होते तो आपकी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत होती। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हो जाता। आज कितने कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड में, आज कितना एक्टिव हैं, आपके कितने कार्यालय बन गए। आपने मुख्यमंत्री आवास बनाने में तो खूब पैसा खर्च कर दिया था। क्या दिया, किस डर से हो गया, ये आप तय नहीं करेंगे। अपने बारे में सोचिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अपने बारे में सोचिए। मुझे कोई दल ज्वाइन नहीं करना है। आप अपने बारे में सोचिए, आपको चुनाव लड़ना है और राजनीति क्या न कराए। आज आपने टीवी पर बैठकर स्वीकार कर लिया कि आपकी और कांग्रेस की नीतियां मिलती हैं। सत्ता सुख के लिए सब कुछ कर लिया, बावजूद इसके क्योंकि आम आदमी से जुड़ नहीं पाए, इसीलिए आपको प्रदेश से भगा दिया गया। आम आदमी से नहीं जुड़ पाए। ठीक है, चलिए आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप आम आदमी से मिल जाइए, जो नाम आपने अपने लिए रखा है आप उससे कनेक्ट करिए, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आप बीजेपी को कुछ नहीं कह रही। आप सीखिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ, आप सबको सीखना चाहिए। मैं उनकी नीतियों पर बात नहीं कर रही, मैं उनकी वर्किंग स्ट्रेटेजी पर बात कर रही हूँ। ठीक है, वोट चोरी करनी नहीं सीखनी। चलिए, एक्सक्यूजेस का एक लंबा चिट्ठा तैयार रखिए, आने वाले चुनावों में आपको पेश करना पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता जपेन जी कुछ कह रहे हैं। जपेन जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। जपेन जी, वोट चोरी का आरोप है और कहना है कि पिछले कई सालों से, चाहे प्रदेश स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तर पर, आपको वोट चोरी के ही बहाने जीत मिल रही है। जपेन जी। गरिमा जी, चाहे आप इन्हें बार बार याद दिलाने का प्रयास करती हैं, इन्होंने जब कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई थी, ये तो तभी साफ हो गया था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अभी रविंदर जी ने इतनी पार्टियों के, इतने दलों के नाम गिना दिए कि ये सब संविधान के ऊपर चलने वाले हैं। तो बताइए, संविधान में कहां लिखा है कि आप भ्रष्टाचार करिए जब आप सत्ता में आए?
कोई ऐसा दल जो जिनका इन्होंने नाम गिनाया हो और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप मुखिया से लेकर नीचे तक नेताओं पे ना हो, तो ये भ्रष्टाचार करते हैं, जब ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो सब ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बता खिलाफ दो कर रही है तो वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो कहां से आए दीपेंद्र जी, अब बताओ। एक एक करके बोलेंगे आप प्लीज। देखिए राजेंद्र जी, रविंद्र जी एक एक करके, रविंद्र जी रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी एक एक करके बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। जेल भेजे जा रहे हैं राज्यों में और केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं चलती, तो क्या ये समझाना चाह रहे हैं देश के जनता को कि संविधान में लिखा कि भ्रष्टाचार करिए, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। और ये पूरे 80 सालों से इन लोगों ने जम के भ्रष्टाचार खुद आम आदमी पार्टी से जब इन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, शर्म करो यार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करा। पंजाब के हालात देख लीजिए, और हमें फख्र है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों। चलिए ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। रविंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए, और आप भी जपेन जी प्लीज, दोनों लोग शांत हो जाइए। अभी एक एक करके बोलिए। आप जब दो लोग बोलते हैं आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज अपनी बारी पर, क्योंकि दो लोग एक साथ बोलते हैं आवाज नहीं आती। दीपक जी को सुनेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे आशीष जी आपके पास में। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए आम जो यूकेडी है, मुझे उसकी एक चीज अच्छी लगती है, वो अपनी, आशीष जी बाद में आएंगे, पहले दीपक जी को सुन लेते हैं, पहले दीपक जी को, उसके बाद आशीष जी। दीपक जी, यूकेडी का प्लस पॉइंट ये है कि यूकेडी हमेशा ये बात कहती है कि हम रिसोर्सेज में उतने मजबूत नहीं हैं, हमारे पास उतना चंदा नहीं आता। शायद ये वजह है कि हम उतनी मजबूती के साथ या उतनी रैलियां, उतना बड़े इवेंट्स नहीं कर पाते, हम जनता के बीच उतना नहीं जा सकते, हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए कम सोर्सेज हैं। तो कम से कम एक मजबूत और टेक्निकल पॉइंट तो सामने आता है कि हाँ यूकेडी की ये परेशानी है। लेकिन सिर्फ एक लंबी मुद्दों की फेवरिस्ट तैयार कर लेना कि भाई ये चोरी करके एक फलाना दल सत्ता में है और हम नहीं कर रहे इसलिए हम बाहर हैं, ये तो गलत बात है ना। जनता या तो सारी जनता मूर्ख है देश भर की, वो यूं ही किसी भी दल पर विश्वास करती चली जा रही है। आपने चुनाव आयोग को बोल दिया कि वो दल का हिस्सा हो गए, आप जनता को भी बोल दीजिए। दीपक जी, आशीष इसके बाद प्लीज। हाँ गरिमा जी, देखिए अब पूर्णतः आप राजनीतिक विषय पे बात कर रही है, तो एक थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल। होता क्या है कि जब आजादी के बाद एक सेकुलर की राजनीति पूरे भारतवर्ष में हुई और उसका जो लाभ था वो कांग्रेस ने उठाया। उसके बाद जब जनसंघ टूटा, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, तो 1925 में जो आरएसएस बनी, उसके बाद जब वो लगातार एक मुहिम, हिंदुत्व की मुहिम लेके चल रही थी, सनातन की बात कर रही थी, तो उसके बाद जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, तो उसके बाद एक नई विचारधारा बन के आती है हिंदुत्व और सनातन की। अब उनको इतना समय लगता है, इस समय के बाद वो जनता के बीच में इस विचारधारा को इंपोज करने में कामयाब हो जाते हैं कि जनता जो है उनके प्रति इन दोनों ही मुद्दों को लेकर, हिंदुत्व और सनातन की बात को लेकर वो वोट करती है। निश्चित रूप से इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। 1979 में यूकेडी का जन्म होता है, हमें थोड़ी पता था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्रांति दल बन जाएगा, तो ये उत्तराखंड बन जाएगा। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल बनाने वाले जो लोग थे, उनकी विचारधारा थी कि पहाड़ी मूल के जो लोग हैं, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका एक राजनीतिक एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, राजस्व महत्व बढ़ाने के लिए एक दल का होना आवश्यक है, जिसका जन्म यूकेडी का जन्म हुआ। तो तब तक तो कहीं पर आंदोलन भी नहीं था इतना विशेष रूप में। अब बात आ जाएगी, वो क्या रखा है कि अभी आपने एक बात देखी कि कुंवर जुपेंद्र जी ने एक बात बोली, 80% लोगों ने हमें स्वीकार करा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन से इलेक्शन में 80% लोगों का वोट पड़ा, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के? दीपक जी, मुझे लगता है वो एक जनरल एक क्राइटेरिया देने की कोशिश शायद उनकी ओर से की गई, कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए। उनका कहने का मतलब क्या था, अगर आप समझे हो? आशीष, इसके बाद आती हूँ आपके पास। 80% हिंदुओं को और 20% अल्पसंख्यकों को। अच्छा, यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि वो कुछ और कहना चाहते थे उसके माध्यम से। ठीक है, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो बताएं। अब रही बात, देखिए वो क्या रखा है, यूकेडी की बात आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसमें दो चीजें बहुत जरूरत होती हैं, आपकी विचारधारा और उस विचारधारा को प्रसारित करने के लिए एक चेहरा, और वो आवाज, जिस आवाज को लोग सुनना पसंद करें, उस विचारधारा को सुनना पसंद करें। हाँ। जब तक कांग्रेस के पास था, कांग्रेस सत्ता में काबिज रही, चाहे वो केंद्र में हो या विभिन्न राज्यों में हो।
यूकेडी की मैं बात करता हूँ। यूकेडी के पास जब हमारे पास ऐसे नेता थे तो निश्चित रूप से जो हमारी आवाज थी वो बुलंद रही और उस आवाज के ही बल पर ये प्रदेश बना। अब एक नए चेहरे आ गए हैं जिसमें स्वयं मैं हूं, मेरे जैसे बहुत से नए चेहरे आ रखे हैं जो अब उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते हुए जा रहे हैं। और आप पत्रकार हैं, आपको निश्चित रूप से पता होगा कि पिछले 6-8 महीने में साल भर नहीं, में बिल्कुल देखिए, यूकेडी ने बहुत मजबूती के साथ और इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए हमेशा ही बाकी दल भी सम्मानित नजरों से ही उसे देखते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि देखिए, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि भाई यूकेडी के सामने ये समस्याएं हैं और यही वजह है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके बराबर शायद नहीं खड़े हो पा रहे हैं। वो ठीक है, ये कहना कि सामने वाले को चोट ठहरा दीजिए और खुद साहूकार बन जाइए, ये कैसे संभव है? आप भी तो सत्ता में रहे, तब क्या चुनाव आयोग बिका हुआ था? आज चुनाव आयोग एनडीए का हिस्सा हो गया, 70 सालों तक चुनाव आयोग नहीं बिका, तो आज वाली पार्टी भी तो ये कह सकती है ना। तो इसको ये इस तरीके से प्रेजेंट करना गलत है और ये सबसे ज्यादा गलत खुद के लिए ही लोग करते हैं। चलिए, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, उनको हम सुन लेते हैं। आशीष जी बताइए। देखिए, आपने चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के पर सवाल उठाने पर आपत्ति की। हाँ, मेरा ये साफ कहना है, अरे यार एक मिनट सुन जाओ, मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, मैं 2 लाइन कहूंगा कि लोग कहते हैं कि जीने का अंदाज बदल दो, अब है ही क्या मेरे पास इस अंदाज के सिवा। कांग्रेस की राजनीति लोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेगी, चाहे चुनाव आयोग बिके या ना बिके, चाहे देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इसका उदाहरण ही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला और शांति पुरस्कार उनको मिला जो गांधी की विचारधारा पर चले, गांधी के देश में रहकर, गांधी को गाली देकर और दोगले मन से गांधी को पूजने वाले कभी देश में नहीं रहेंगे। लोकतंत्र में सबकी आवाज बराबर होगी, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और रही बात चुनाव जीतना, बहुत अच्छी बात है, ये वक्त है, ये लोग गुलाब उठा रहे हैं, लेकिन दौर आएगा तो गांधी की विचारधारा का ही आएगा। बिल्कुल, हमारी पूरी चर्चा का मतलब ही ये था कि कम से कम विपक्ष का भी दौर आए, विपक्ष मजबूत हो, ताकि इनके मन में भी ये डर हो कि जनता के साथ ये छलावा या खिलवाड़ ना कर सके, ये अपने दावों पर खरे उतरे। हम लगातार विपक्ष की मजबूती पर ही चर्चा कर रहे थे और अगर विपक्ष इस बात को समझे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर को समझिए। अगर वो आपने समझा तो आप जनता के बीच जाएंगे। जो ये झूठ फैला रहे हैं, अगर XYZ आपके कहे मुताबिक, तो उस झूठ को तोड़िए जाकर, आपका काम है। आप अगर बैठे रहेंगे दफ्तर में और ये कहेंगे कि नहीं हमारी पार्टी ये सब कुछ कर रही है, ये तो वोट चोरी से जीत रहे हैं, तो ये एक्सक्यूजेस आपके लंबे होते चले जाएंगे और आपके सत्ता से बाहर होने का टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। सोचिए इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर, क्योंकि बीजेपी एक तरफ इलेक्शन मोड में है जबकि बाकी के दल एक्टिव नजर नहीं आते और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच भी वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।